हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन के अंदर श्वसन की परिभाषा और बाह्य श्वसन के बारे में पढ़ा। आज हम अध्ययन करेंगे बाह्य श्वसन की प्रावस्थाएं और जीएस कार्टर के अनुसार श्वसन की दूसरी अवस्था यानी कि आंतरिक श्वसन और कोशिकीय श्वसन के बारे में। तो बाह्य श्वसन की दो प्रावस्थाएं होती हैं। बाह्य श्वसन की दो प्रावस्थाएं होती हैं। कौन सी होती है? एक नंबर जिसे अंतः श्वसन बोलते हैं, इंस्पायरेशन, और दूसरी होती है वो होती है आपके बहिर्श्वसन या से कुछ श्वसन भी बोलते हैं, कुछ श्वसन भी बोलते हैं, यानी कि एक्सपायरेशन दो अवस्थाएं इसकी होती है, अंतः श्वसन और बहिर्श्वसन। यानी कि वातावरण से वायु कुपिकाओं में भरना अंतः श्वसन कहलाता है और वायु कुपिकाओं से वायु को पुनः वातावरण में निर्मुक्त करना बहिर्श्वसन कहलाता है। तो ये बाह्य श्वसन जो होती है इनकी दो अवस्थाएं होती है, अंतः श्वसन और बहिर्श्वसन। यानी कि हम कह सकते हैं कि वायुमंडल से वायु को श्वसन मार्ग से होते हुए वायु कुपिकाओं तक जाना अंतः श्वसन कहलाता है और वायु कुपिकाओं से संपूर्ण वायु का पुनः वातावरण में निर्मुक्त करना बहिर्श्वसन या उत्श्वसन या एक्सपायरेशन कहलाता है। अंतः श्वसन में वायु वातावरण की वायु को फेफड़ों में ग्रहण किया जाता है और वही श्वसन एक्सपायरेशन जिसे निःश्वसन भी कहते हैं, उत्श्वसन भी कहते हैं, इसमें बहिर्श्वसन में वायु को फेफड़ों से वातावरण में निर्मुक्त किया जाता है अब यहां श्वसन मार्ग लिखता हूं। श्वसन मार्ग निःश्वसन और अंतः श्वसन जो होता है, इसके लिए जब फेफड़ों में वायु को ग्रहण किया जाता है, वातावरण से वायु को जब फेफड़ों में डाला जाता है तो श्वसन का कौन सा मार्ग रहता है? तो मैंने पहले बता दिया था कि नासाछिद्र के द्वारा ये वायु वातावरण से ग्रहण की जाती है। तो किनसे होता है? वायु कुपिका इसका अंतिम मार्ग या अंतिम स्थान होता है। तो कैसे होता है? सबसे पहले नासाछिद्र, नासाछिद्र से नासिका गुहिका, नासिका गुहिका से ग्रसनी, ग्रसनी से लैरिंग्स,
लैरिंग्स यानी घाटी, घाटी लैरिंग्स। लैरिंग्स से श्वास नली ट्रेकिया, श्वास नली से यहाँ करता हूं सीधा नीचे, श्वास नली से श्वसनी, श्वसनी यानी कि ब्रैंकियस, श्वसनी से तृतीयक श्वसनी, तृतीयक श्वसनी, तृतीयक श्वसनी आगे जो विभाजित होती है तब बनती है श्वसनिकाएं ब्रैंकियोल्स, श्वसनिकाएं, श्वसनिकाएं जब आगे विभाजित होती है तब बनती है अंतस्थ श्वसनी, अंतस्थ श्वसनिकाएं, अंतस्थ श्वसनिकाएं बोलते हैं आपके टर्मिनल ब्रैंकियोल्स। टर्मिनल ब्रैंकियोल्स जब आगे विभाजित होती है तब बनती हैं आपके श्वसन श्वसनिकाएं, रेस्पिरेटरी ब्रैंकियोल्स जब आगे जाती हैं तब ये वायु कुपिका वाहिनी के द्वारा वायु कुपिका और वायु कुपिका, तो वायु कुपिका जो होती है वो अंतिम है। और वायु कुपिका से O2 जो होती है वो जाती है आपके रक्त के अंदर और रक्त से CO2 जो होती है वापस आती है वायु कुपिका में। और वायु कुपिका में जब CO2 पूर्ण रूप से आ जाती है तब यहाँ की सारी गैसें हैं वापस इस मार्ग से होती हुई पुनः नासा छिद्रों के द्वारा वातावरण में निर्मित कर दी जाती है। तो ये होता है बाहर निकालना होता है बहिर्श्वसन, और फेफड़ों में यानी कि वायु कुपिकाओं में वातावरण की वायु को ग्रहण करना जो होता है वो अंतःश्वसन कहलाता है। अब हम देखते हैं कि आंतरिक श्वसन क्या होता है। 2 नंबर आंतरिक श्वसन, इसे बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। आपने पहले बाह्य श्वसन के अंदर पढ़ा कि गैसों का विनिमय जो था वो वायु कुपिका से रक्त केशिकाओं में हो रहा था, यानी कि वायु कुपिका से O2 जो थी वो रक्त केशिकाओं के रक्त में प्रवेश कर रही थी और रक्त केशिकाओं से CO2 जो थी वो वायु कुपिका में प्रवेश करती थी। अब रक्त केशिकाओं से O2 जो होती है वो रक्त के द्वारा विभिन्न ऊतकों तक पहुंचती है। जब ऊतकों में ये रक्त पहुंचता है तो ऊतकों के अंतराली तरल और रक्त के मध्य जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो आदान प्रदान जो होता है आंतरिक श्वसन कहलाता है। यानी कि आंतरिक श्वसन के अंदर गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो ऊतकों में रक्त एवं अंतरालीय तरल के मध्य होता है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि रक्त केशिकाओं के रक्त से O2 जो होती है वो ऊतकों के अंतराली तरल में विनिमय होती है और अंतराली तरल से CO2 जो होती है वो रक्त में विनिमय होती है। तो ये विनिमय जो होता है वो आंतरिक श्वसन कहलाता है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूं, बाह्य श्वसन द्वारा ली गई O2 ऑक्सीजन
हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में परिवहित होती है ऊतकों में रक्त व अंतराली तरल के मध्य O2 व CO2 का विनिमय होता है। यह प्रक्रिया जो होती है वो आंतरिक श्वसन कहलाती है। अब आंतरिक श्वसन का ही दूसरा भाग है कोशिका श्वसन। अब यहाँ O2 कहाँ आ गई? अब O2 जो है वो ऊतकों के अंतराली तरल में आ गई। अब इस प्रकार से अंतराली तरल के अंदर O2 की सांद्रता बढ़ जाती है और CO2 की सांद्रता है वो कम हो जाती है। तो यहाँ अंतराली तरल से O2 जो होती है वो कोशिका में जाती है और कोशिका से श्वसन प्रक्रिया के दौरान बनने वाली CO2 है वो अंतराली तरल के अंदर आती है। तो यह प्रक्रिया जो होती है वो कोशिकीय श्वसन कहलाती है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूं, दूसरा ही भाग है इसका कोशिकीय श्वसन। जिसे बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। कोशिकीय श्वसन के अंदर गैसों का विनिमय अंतराली तरल और कोशिका के मध्य होता है। कोशिकीय श्वसन की दो प्रवस्थाएं होती है। पहली प्रवस्था ये होती है कि अंतराली तरल और कोशिका के मध्य O2 और CO2 का विनिमय। जब अंतराली ऊतक से ऑक्सीजन जो होती है वो कोशिका के दौरान ग्रहण कर ली जाती है और कोशिका से CO2 जो होती है वो अंतराली तरल में डाल दी जाती है। तो इस प्रकार का पहली प्रवस्था के अंदर अंतराली तरल और कोशिका के मध्य O2 और CO2 का विनिमय होता है। दूसरी प्रवस्था के अंदर कोशिका के अंदर प्राप्त O2 का कोशिका में ऑक्सीकरण और अनऑक्सीकरण प्रक्रियाएं होना, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण होता है और ये ऊर्जा जो होती है वो ATP के रूप में संग्रहित कर ली जाती है। तो ये होती है कोशिकीय श्वसन के दौरान। तो मैं यहाँ लिख लेता हूं, कोशिकीय श्वसन की दो प्रवस्थाएं होती हैं। एक प्रथम प्रवस्था में कोशिका अंतराली तरल से O2 ग्रहण करती है तथा CO2 निर्मुक्त करती है। यानी कि प्रथम अवस्था के अंदर कोशिका जो होती है वो अंतराली तरल से O2 को ग्रहण करती है और कोशिका से CO2 जो होती है उसको अंतराली तरल में निर्मुक्त कर देती है। अब दूसरी बात,
द्वितीय प्रावस्था में कोशिका में ऑक्सीकरण एवं अनॉक्सीकरण क्रियाएं होती हैं। जिससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है जो एटीपी के रूप में संग्रहित कर ली जाती है। तो ये होती है जीएस कार्टर के अनुसार श्वसन की अवस्थाएं, यानी कि आंतरिक श्वसन और कोशिकीय श्वसन, और सबसे पहले था बाह्य श्वसन।